सो मॉड्यूल 2 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स एंड रोल्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड द ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में तो आपको जानना चाहिए म्यूचुअल फंड इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल। पर्टिकुलरली जब कोई इन्वेस्टमेंट करता है म्यूचुअल फंड में, वो डायरेक्टली शेयर्स और बॉन्ड नहीं खरीदता है, बट जो इन्वेस्टिंग है म्यूचुअल फंड्स में, जो म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो इनडायरेक्टली ये जो एसेट हम डिस्कस किए थे लास्ट मॉड्यूल में, सच एज इक्विटी, डेट, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, उसमें एक्सपोजर लेते हैं। सो म्यूचुअल फंड्स इज ए इन्वेस्टमेंट व्हीकल थ्रू विच यू इन्वेस्ट इनटू डिफरेंट एसेट क्लासेस। So mutual fund के through one investor can get access to equity, bonds, money market instruments and other securities that may otherwise be unavailable to them and avail the professional fund management services offered by asset management company और mutual funds। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको एक प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट का ऑप्शंस मिल रहा है, नॉट ऑप्शंस, ये फैसिलिटी है म्यूचुअल फंड्स का। जो एसेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो डिफरेंट टाइप्स का एसेट हम डिस्कस किए, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, गोल्ड और कमोडिटीज़, तो उसको ये मैनेज करेगा थ्रू म्यूचुअल फंड्स जो कि मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स। तो इन्वेस्टर जो एक म्यूचुअल फंड में एक कोई डिफरेंट प्रोडक्ट, एज सच डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड एसआईपी बहुत एक ही चीज़ होता है, राइट? तो कोई एक डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट ये एक डिफरेंट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो आप एसेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड के थ्रू एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है, ये दो डिफरेंस है, राइट? सो द डिफरेंस लाइज बिटवीन द प्रोफेशनल वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड ए रेगुलेटेड व्हीकल्स। सो सिंस म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड में आप लोग अपना जो पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, यार इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो ये आपके बिहाफ में वो एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है, राइट? तो एक इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक भरोसा होना चाहिए। सो म्यूचुअल फंड्स इज ए व्हीकल विच इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंडर म्यूचुअल फंड्स को एस्टैब्लिश किया गया है। तो म्यूचुअल फंड का रोल क्या होना चाहिए? द प्राइमरी रोल ऑफ म्यूचुअल फंड इज टू हेल्प इन्वेस्टर्स इन अर्निंग एन इनकम और बिल्डिंग देयर वेल्थ। तो म्यूचुअल फंड में आप दो वे पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको कुछ इनकम मिले एक फ्रीक्वेंट इंटरवल में और कुछ इंटरवल में, और इन द लॉन्ग टर्म आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, आपका जो वेल्थ है, वो ग्रो करे, राइट? बाय इन्वेस्टिंग इन डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन सिक्योरिटी मार्केट। इट इज़ पॉसिबल for mutual funds to structure a scheme for different types of scheme objectives। तो म्यूचुअल फंड क्या एक ही स्कीम होता है? हर म्यूचुअल फंड का क्या एक ही स्कीम होता है? नो। तो म्यूचुअल फंड का एन नंबर ऑफ स्कीम होता है, 40, 50 अकॉर्डिंग टू जो एएमसी का जो साइज होता है। तो हर एक स्कीम, हर एक फंड का एक अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तो उसी ऑब्जेक्टिव में वो स्कीम इन्वेस्टमेंट करता है, उसका पोर्टफोलियो वैसे ही डिजाइन होता है, राइट? तो आपका ऑब्जेक्टिव और म्यूचुअल फंड का स्कीम का ऑब्जेक्टिव अगर इनलाइन होता है, अगर कोरिलेट होता है, देन ओनली यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन दो स्कीम्स। तो म्यूचुअल फंड एज ए एंटिटी बहुत ही बेनिफिशियल होता है कंट्री के लिए। जो मनी जो इन्वेस्टर्स से रेज होता है, जो कलेक्शन होता है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बेनिफिट करता है, कंपनीज को बेनिफिट करता है, अदर एंटिटीज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट करता है। समझ लीजिए लेट्स से कोई इक्विटी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए, तो इक्विटी स्कीम में क्या होता है, आप इनडायरेक्टली डिफरेंट कंपनीज का शेयर खरीद रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। तो वो शेयर, वो जो स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्कीम का पोर्टफोलियो होता है, वो जो रेशियो में शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, उसी शेयर को परचेज किया जाता है, सो दैट वो कंपनी का इक्विटी खरीदा रहता है। तो कंपनी का इक्विटी मतलब कंपनी को फंडिंग किया जाता है, राइट? तो उसमें क्या होता है, कंपनी को फंडिंग मिलता है। कोई डेट फंड में लेट से कोई एक कंपनी हो गया, एबीसी कंपनी इंडिया लिमिटेड। एबीसी कंपनी लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, अपना कोई डेट पेपर इशू किया है। तो डेट पेपर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट मीन्स यू आर इनडायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन दैट डेट पेपर। म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ में इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन डेट पेपर। तो उसमें कंपनी को क्या एक फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल लेवरेज मिल जाता है, ठीक है? तो फाइनेंशियल लेवरेज मिलेगा तो कंपनी क्या करता है, अपनी एक्सपेंशन करता है, अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाता है, अपनी सेल्स बढ़ाता है, वो प्रॉफिट जनरेट करता है, which in turn returns to you in the form of कूपन और इंटरेस्ट।
तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके ना सिर्फ आपकी खुद का कैपिटल बढ़ा रहे हैं, बट आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इंडिया का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, इंडिया का बिजनेस है, इंडिया का मार्केट है, उसको ग्रो करने के लिए, राइट। सो म्यूचुअल फंड उसके साथ साथ ऑफर्स लाइवलीहुड टू लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूटर, रजिस्टर्ड एंड वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी तो होती है जो कि एम्प्लॉयमेंट करती है एएमसी के रिप्रेजेंटेटिव को, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर उनको एम्प्लॉयमेंट देती है, राइट। सो दूसरी बात, जो बैकएंड में सर्विसेज होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, ट्रांसफर एजेंट्स, उसके बाद आपका कस्टडियंस होते हैं, ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ है जो कि बैकएंड में आप इन्वेस्टर का जो सर्विस है उसके रिलेटेड काम करते हैं, एंड दस ऑफर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडस्ट्री। सो हायर, जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है तो उसमें टैक्स कटता है, इनकम आता है, जो कि इनडायरेक्टली रेवेन्यू एंड टैक्स कलेक्शन को, गवर्नमेंट को बहुत हेल्प करता है, राइट। सो म्यूचुअल फंड्स का एक दूसरा बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है विच एक्ट्स एज ए मार्केट स्टेबलाइजर इन कंट्रीज ऑफ मतलब जब होता है, जैसे आप देखें रिसेंटली 2021-22 में क्या हुआ है, तो लास्ट में आप देखे होंगे जब बाहर का इंटरेस्ट रेट बहुत बढ़ा है, तब क्या है ना, FII फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत पुल आउट कर लिया है पैसा फ्रॉम इंडियन मार्केट, वेयर एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, ये जो पैसा निकला है उसके अगेंस्ट में पैसा और डाले हैं इन डिफरेंट स्टॉक मार्केट्स ऑफ आवर कंट्री, राइट। जो अपना जो स्टॉक मार्केट है वहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर बहुत पैसा डाले हैं, सो दैट अपना मार्केट बहुत स्टेबल हुआ है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपेयर टू अदर इंडाइसेस, अदर मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो इसमें म्यूचुअल फंड का एक बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आप देखे होंगे, आप ग्रेजुअली अगर न्यूज़ में भी देखेंगे, म्यूचुअल फंड्स का जो इन्फ्लो है, मंथली इन्फ्लो है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स लोग म्यूचुअल फंड का इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। Indirectly, they are what they are doing, they are stabilizing their market, they are stabilizing our Indian market. Our Indian market is becoming more big, more mature day by day by the investors. So डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स का। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, इट सीक्स टू मोबिलाइज मनी फ्रॉम ऑल द पॉसिबल इन्वेस्टर्स, ऑल द इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स। वेरियस इन्वेस्टर्स हैव डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंस एंड नीड्स। तो लेट्स से मेरा जो प्रेफरेंस है इन्वेस्टमेंट का, आपका दैट इज नॉट नेसेसरी आपका वही हो, राइट। मेरा शॉर्ट टर्म हो सकता है, आपका कुछ लॉन्ग टर्म हो सकता है। इन ऑर्डर टू अकोमोडेट दिस प्रेफरेंसेस, म्यूचुअल फंड मनी डिफरेंट पूल्स ऑफ मनी, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का डिफरेंट पूल्स होता है, पूल स्ट्रक्चर, पूल अकाउंट्स होते हैं, जो मनी जो आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली काम करता है। So every scheme, every mutual fund scheme has a pre-announced investment objective. Let's say कोई एक large cap म्यूचुअल फंड है और ब्लू चिप म्यूचुअल फंड है जिसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है टू इन्वेस्ट ओनली इन लार्ज कैप स्टॉक्स, ठीक है। जो पहले जो स्टॉक मार्केट का पहला 100 कंपनीज है उसमें ही वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपका अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन, आपका इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव टू इन्वेस्ट इन दोज लार्ज कैप स्टॉक्स होता है, देन यू कैन गो अहेड विद दैट लार्ज कैप स्कीम। अगर आपको छोटे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है तो यू कैन गो अहेड विद द स्मॉल साइज इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। आपको कुछ शॉर्ट टर्म के लिए पैसा ले रखना है, लेट से आपको 30 डेज, 45 डेज और एक साल, मतलब एक साल से नीचे, देन यू कैन गो अहेड विद द मनी मार्केट म्यूचुअल फंड स्कीम्स, ठीक है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है, आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न का एक्सपेक्टेशन है, आपका रिस्क फैक्टर है, उसको कैलकुलेट करके म्यूचुअल फंड्स ऑफर्स यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स। जो स्कीम का ऑब्जेक्टिव जो म्यूचुअल फंड का डॉक्यूमेंट में वो अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल को, द स्कीम इन्वेस्ट टू प्रोवाइड रीजनेबली इनकम एलोंग विद हाई लिक्विडिटी बाय इन्वेस्टिंग इन ओवरनाइट सिक्योरिटीज हैविंग ए मैच्योरिटी ऑफ 1 बिजनेस डे। जिनको एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उनको क्या करना होता है, वो पैसा डाल सकते हैं ओवरनाइट फंड में। सेकेंड टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड होता है टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन एंड इनकम फ्रॉम ए पोर्टफोलियो प्रिडोमिनेंटली इन्वेस्टेड इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कैपिटल एप्रिसिएशन करना है ओवर ए लॉन्ग टाइम, देन यू शुड गो फॉर ए इक्विटी फंड। थर्ड कैटेगरी का क्या होता है, वहाँ पे आपको
ये भी रहेगा, इक्विटी भी रहेगा और कुछ फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड डिबेंचर्स वैसे ही रहेगा। तो उसको ये जो मिक्स टाइप का जो फंड होता है, जो स्कीम होता है, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फंड्स। फोर्थ टाइप का स्कीम होता है जो स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है जो टू जनरेट अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इनकम थ्रू इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, उनको बोलते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड होता है जिसको जीसेक फंड बोलते हैं उसको, और इनकम फंड्स होता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो डेट फंड्स हैं जो कि आपको एक स्टेडी कैश फ्लो देते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म बाय इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट। तो आपको यहाँ पे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन होता है, या म्यूचुअल फंड स्कीम विद इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी वुड इन्वेस्ट इन व्हिच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो उसका आंसर होगा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और इन डेट पेपर्स ऑफ वेरी शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी। जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी का डेट पेपर्स होगा उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्योंकि आपको लिक्विडिटी देना है, आपको इनकैश करना है। एट द सेम टाइम एक दूसरे टाइम का क्वेश्चन आएगा, एक म्यूचुअल फंड स्कीम दैट एम्स टू जनरेट कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म पीरियड वुड इन्वेस्ट इन वेयर। तो आपको लॉन्ग टर्म में कैपिटल एप्रिसिएशन जनरेट करना है, लंबा रखना है, तो उसमें क्या करेंगे, इन दैट केस द स्कीम विल इन्वेस्ट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज। ठीक है, तो ये सब रिफ्लेक्ट करेगा इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन ऑफ द स्कीम। ठीक है, जो कि डिस्क्लोज होता है कहाँ, जो स्कीम का डॉक्यूमेंट है उसको बोलते हैं हम, स्कीम का जो डिटेल्स होता है वो सारा, उसको नाम हम बोलते हैं स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, सीड, SID जिसको बोलते हैं। ये फुल फॉर्म भी आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है, स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। ऑल द स्कीम्स डिटेल्स दैट इज एसेट एलोकेशंस आर मेंशन्ड इन द स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। हाउएवर विद इन द सेम कैटेगरी द फंड मैनेजर्स अडॉप्ट डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है, इक्विटी स्कीम्स में भी डिफरेंट वेराइटी होता है। जैसे आपको बोला मैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, या ग्रोथ स्टाइल में वो इन्वेस्टमेंट करेगा और वैल्यू स्टाइल में इन्वेस्टमेंट करता है, और डिफरेंट लेवल सब पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन। कुछ फोकस्ड फंड होते हैं, जैसे फोकस्ड इक्विटी फंड, जैसे उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स में ही फोकस करते हैं, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स में, पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इक्विटी शेयर्स में फोकस करते हैं, जिसको हम फोकस्ड फंड बोलते हैं। कुछ फंड्स होते हैं जैसे कि वो कि डाइवर्सिफाई करके रखते हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर, उसमें ग्रोथ होता है, वैल्यू होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन, जैसे मार्केट कैप का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वैसे ही होता है, उनको जनरली हम बोलते हैं डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड। ठीक है, तो स्कीम का इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वो डिस्क्लोज जो दो टाइप का जो एस्पेक्ट डिस्क्लोज करता है। एक होता है एसेट एलोकेशन, कितना पैसा किस एसेट में जा रहा है, एंड विद इन एसेट एलोकेशन वो क्या करता है, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कौन सा स्टाइल में वो फंड मैनेजर वो फंड को मैनेज कर रहा है। ठीक है, देन कुछ कॉन्सेप्ट हम म्यूचुअल फंड का जानते थे, वो यूनिट्स। तो म्यूचुअल फंड में हम कुछ मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर को हम पकड़ते हैं जो कि यूनिट। आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको आपका इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कुछ यूनिट एलोकेशन किया जाता है। तो वो यूनिट क्या होता है, आपका ओनरशिप होता है। तो दस एन इन्वेस्टर इन ए स्कीम इज इशूड यूनिट्स। आप कोई स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसी स्कीम का यूनिट आपको इशू किया जाता है। देन एक दूसरा टर्म है फेस वैल्यू। तो सब जो यूनिट आप परचेज किए उसका एक फेस वैल्यू होता है और पैर वैल्यू होता है, उसका वैल्यू होता है 10 रुपीज़। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, द यूनिट यू परचेज इन एवरी म्यूचुअल फंड हैज ए फेस वैल्यू ऑफ 10। ये दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल स्कीम्स होता है। ठीक है, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो अकाउंटिंग के हिसाब से यूज होता है। थर्ड इज यूनिट कैपिटल। तो यूनिट कैपिटल क्या होता है, द नंबर ऑफ यूनिट्स इशूड बाय ए स्कीम मल्टीप्लाइड इज फेस वैल्यू। जो नंबर से कोई म्यूचुअल फंड स्कीम आपको 1000 यूनिट इशू किया तो फेस वैल्यू में आपको क्या बोला 10 रुपीज़ है, तो टोटल यूनिट कैपिटल है स्कीम का कितना ना 10 रुपीज़ इंटू 1000 यूनिट्स, दैट इज 10,000 रुपीज़। ठीक है, ये है यूनिट कैपिटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट एक दूसरे टाइप का टर्म है इज दैट इज रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो रिकरिंग एज पर द नेम सजेस्ट वो बार बार एक्सपेंसेस वो म्यूचुअल फंड इनकर करता है, सच एज द फीस और कमीशन पेड टू वेरियस म्यूचुअल फंड कंस्टिट्यूएंट्स कम आउट ऑफ एक्सपेंसेस चार्ज टू म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जो रिकरिंग एक्सपेंसेस है वो बार बार आते हैं, हर साल उसको चार्ज किया जाता है फ्रॉम द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है,
देन और लेट से उसको आप बोल सकते हैं, एग्जांपल बोल सकते हैं फंड मैनेजमेंट स्कीम्स। सेकेंड टाइम बोल सकते हैं आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो ये सब चीज़ होता है जो फीस होता है जो कि रिकरिंग होता है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड में एक बहुत ही जो यूनिट जो आपको बोला ना, यूनिट का एक प्राइस होता है, जो आपको 10 रुपये तो वो फेस वैल्यू हो गया, बट यूनिट का एक करंट प्राइस होता है जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू इज द ट्रू वर्थ ऑफ ए यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इज अदरवाइज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू। तो नेट एसेट वैल्यू में क्या होता है, जो म्यूचुअल फंड का आपका अभी का पोजीशन क्या होता है, अभी का पोजीशन देखेंगे आप बोलेंगे मेरा इन्वेस्टमेंट, मेरा म्यूचुअल फंड का अभी का पोजीशन क्या है, देन यू कैन रेफर टू नेट एसेट वैल्यू टू जनरेट टू गेट योर ट्रू वर्थ ऑफ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो नेट एसेट वैल्यू इज ऑल्सो द नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर यूनिट इन केस ऑफ स्कीम इज टू बी लिक्विडेटेड। सपोज आपको अभी कुछ पैसे की जरूरत है, तो आपको करेंट NAV दैट इज नेट एसेट वैल्यू पे ही जो वैल्यू होगा उसी पे ही आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का टर्म है एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इज द सम ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन्वेस्टर्स इन द म्यूचुअल फंड स्कीम इन द एंटायर फंड स्कीम साइज। जो स्कीम का टोटल साइज होता है ना, टोटल कितना बड़ा स्कीम है, जो बोलते हैं हम बोलते हैं लेट से ये 15,000 करोड़ का स्कीम है, तो उसको बोलते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट। दैट टोटल जितना भी यूनिट है इन्वेस्टर लोगों का इनटू आपका स्कीम का नेट एसेट वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। देन जो म्यूचुअल फंड का जो वैल्यूएशन होता है कैसे होता है, उसको हम बोलते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन। हर दिन जो मार्केट होता है उसी का क्लोजिंग का वैल्यू लेते हैं, ठीक है। मार्केट जो म्यूचुअल फंड जहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, जो स्टॉक्स होता है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस होते हैं, वहाँ का जो हर दिन का जो क्लोजिंग का वैल्यू होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यू और मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन। तो ये जो प्रोसेस होता है, जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है स्कीम्स का, जो करंट मार्केट वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं मार्क टू मार्केट वैल्यू। जो मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन इज डन ऑन डेली बेसिस। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, मार्क टू मार्केट जो वैल्यूएशन होता है इज डन ऑन डेली बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डेली NAV ऑफ म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड का जो NAV नेट एसेट वैल्यू डिक्लेयर किया जाता है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन द मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द डिफरेंट एसेट क्लासेस। ऑब्वियसली तो हर दिन कैलकुलेट होता है, तो हर दिन ये फ्लक्चुएट भी करता है, तो NAV हर दिन चेंजेस होता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन्स आ म्यूचुअल फंड स्कीम कैन इनकर। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके आपको क्या क्या गेन मिल सकता है। एक होता है इंटरेस्ट इनकम। कभी कोई म्यूचुअल फंड इंटरेस्ट इनकर करता है, कहीं डेट पेपर में इन्वेस्टमेंट करके वो आपको इंटरेस्ट इनकम देता है। डिविडेंड इनकम, डिविडेंड जो कंपनी जो स्कीम्स कभी स्कीम में डिविडेंड जो होता है, आप ये समझ सकते हैं एक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम अपना प्रॉफिट का कुछ पार्ट इन्वेस्टर को पे करता है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड इनकम, ठीक है। डिविडेंड इनकम को हम आजकल IDCW इनकम बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू सेबी का जो रिसेंट चेंजेस हुआ है, इनकम फ्रॉम विड्रॉल फ्रॉम कैपिटल विड्रॉल, ठीक है। एंड रियलाइज्ड कैपिटल गेन, वैल्यूएशंस गेन, जो कैपिटल गेन आप वो रियलाइज़ किया है, तो जो म्यूचुअल फंड डिफरेंट कंपनीज में जो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट करके जो कैपिटल गेन किया है, दैट इज कॉल्ड रियलाइज कैपिटल गेन। वैल्यूएशन गेन, कोई स्टॉक हो गया, कोई बॉन्ड हो गया, उसका वैल्यूएशन का गेन हो गया, उसमें भी वैल्यूएशन का गेन होता है, ठीक है। ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेन होता है। तो गेन के ऑपोजिट लॉसेस भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें एक रियलाइज कैपिटल लॉसेस होता है, वैल्यूएशन लॉसेस भी होता है, ठीक है। NAV का नेट एसेट वैल्यू का आपको मैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस होता है, ओनली मेनली 2 से 3 टाइप का ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट का, कोई स्कीम में एटलीस्ट। एक स्कीम का ग्रोथ ऑप्शन होता है और दूसरा होता है IDCW इनकम फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल विड्रॉल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम पहले डिविडेंड बोलते थे, तो उसका पे आउट ऑप्शन होता है, उसका री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी होता है, ठीक है। सो जो म्यूचुअल फंड्स का जो डिफरेंट एडवांटेजेस है, जो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ, उसमें क्या आपको मिलता है ना, प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट मिलता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, इकोनॉमी का स्केल बोलता है, आपका मिनिमम जो अमाउंट है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट है जो स्कीम का, वो आजकल 1000 रुपये में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑल्सो, ठीक है। आपको लिक्विडिटी मिलता है, टैक्स डिफरल मिलता है, तो ये सब डिफरेंट चीज़ होता है, मैं आपको डिस्कस करूँगा एंड इन फ्यूचर म्यूचुअल फंड का जो बेनिफिट है, ठीक है। तो
सबसे बड़ा एडवांटेज है आपको प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट मिलता है। फंड मैनेजर्स होते हैं टू टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। उनके पास एक्सपर्टीज होता है, तो उनके पास एक टीम होती है, उनका एक विजन होता है, तो वो क्या करते हैं, वो क्या क्या स्टेप लेना चाहिए सो दैट वी कैन जनरेट रिटर्न फॉर आवर इन्वेस्टर्स, फॉर द म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स। तो ये प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट होता है, विच वो चीज़ थोड़ा लैक करता है आज के सब इंडिविजुअल में। जब अगर आप खुद डिसाइड करेंगे हमें ये स्टॉक लेना है, ये बॉन्ड लेना है, ये गोल्ड खरीदना है, अभी खरीदना है, आपका जो खुद इंडिविजुअली काम करते हैं कंपेयर टू अ जनरल इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का कुछ एडवांटेजेस होता है जो कि दैट कम्स फ्रॉम द प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये जो फंड मैनेजमेंट फंक्शन है वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है टू रिच सिलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सब सिलेक्शन मतलब इसको ऐसा नहीं आपको मैं प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट में फंड मैनेजर क्या कहता है चलो ये ABCD स्टॉक ले लो उसमें डाल दो, नो। ये क्या करता है, वेरियस जो कंपनी का स्टॉक लेगा, जो कंपनी का बॉन्ड लेगा, जो भी शेयर लेगा, तो वो क्या करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी देखती है कंपनीज का। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, कंपनी कैसा इंटरेस्ट पेमेंट कर रही है, अपना डेट पेमेंट सर्विस कर रही है, कंपनी कैसा डिविडेंड दे रही है, कंपनी राइट्स इशू कर रही है, बायबैक कर रही है और एक्सेट्रा क्या कर रही है कंपनी का, जो कंपनी का स्टॉक लेने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स, तो उसको भी सब ऑब्जर्व करते हैं। ये सब जो करके फॉलोअप करके ही डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। देन आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बोला, आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं विथ ए मिनिमम ऑफ 500 रुपीज़ इन म्यूचुअल फंड स्कीम। 500 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई, लेट्स से कोई एक स्टॉक का, लेट्स से बड़े बड़े स्टॉक हो गया, लेट्स से MRF हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, जो बड़े बड़े स्टॉक है जो कि हायर प्राइस में चल रहे हैं सब, ठीक है। तो आप 500 रुपये में उनका एक भी स्टॉक नहीं खरीद सकते हैं, बट आप 500 रुपये में एक म्यूचुअल फंड यूनिट खरीद सकते हैं जिसमें कि आप वो स्टॉक अवेलेबल है। तो आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, आपको वो मतलब उसी इनडायरेक्टली वो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स जो कि आप चाहते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल जो म्यूचुअल फंड का देखिए, इट पूल्स लार्ज सम मनी फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स दैट मेक्स इट पॉसिबल फॉर द म्यूचुअल फंड्स टू एनलार्ज प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स फॉर मैनेजिंग द इन्वेस्टमेंट्स। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट को, ठीक है, तो सिंस ये पुल मनी है, एक बड़ा पैसा आ रहा है, देन वी कैन अफोर्ड टू एंगेज प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट, ठीक है। एक दूसरा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड का ट्रांसपेरेंसी इन टर्म्स ऑफ क्या, जो पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है, स्टाइल है, उसका एक्सपेंस रेशियो है, उसका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है, उसका एग्जिट लोड है, उसका क्या क्या बेनिफिट है, ये सब चीज़ अवेलेबल होता है टू इन्वेस्टर्स। ये कि सेबी का गाइडलाइन, द स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड द रेगुलेशंस, जो म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ रेगुलेटेड बाय सेबी, आपको सबको पता है। एंड ये सेबी एंश्योर करता है द इन्वेस्टर्स गेट ट्रांसपेरेंसी अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। There are 3 essential places where investor can get enough information for making informed decisions. तो 3 ऐसा डॉक्यूमेंट्स होता है, एक जगह होता है जहाँ के इन्वेस्टर अपना जो थॉट्स है, अपना जो डाउट्स है, जो अपना इन्वेस्टमेंट का जो वो सोचेंगे ना, मैं अपना इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ, देन वेयर इट लाइज, वेयर इट इज़ गेटिंग इन्वेस्टेड। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टर कैन गो for a scheme information document, that is scheme information document. Then एक दूसरा डॉक्यूमेंट होता है SAI, स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जो कि म्यूचुअल फंड के बारे में और वो स्कीम के बारे में और भी डिटेल्स देता है। एंड की इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। इन 3 जो मतलब स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ पे देख सकते हैं स्कीम का जो स्कीम में इन्वेस्टमेंट किए हैं इन्वेस्टर, एंड उसके रिगार्डिंग आपका उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकते हैं। एक दूसरा है जो ट्रांसपेरेंसी में, दैट इज पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स। पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स में क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स को एक पर्टिकुलर इंटरवल में उनको अपना जो स्कीम का पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। वो जो चेंजेस किए हैं, जो भी किए हैं, ठीक है, जो एलोकेशन लिए हैं, उनको दिखाना पड़ता है इन पब्लिक डोमेन। एंड द NAV, दैट इज द करंट रेट ऑफ स्कीम। ये 3 एस्पेक्ट्स है, स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर्स एंड NAV, जो रेट होता है आपका स्कीम का। ये तीन मिलके आपको ऑल द ट्रांसपेरेंसी, आपको सब कुछ क्लियर कट दिख जाता है, दैट
आपका जो इन्वेस्टमेंट का है क्या पोजीशन है, ठीक है। देन और एक दूसरा एडवांटेज है लिक्विडिटी, ठीक है। तो लिक्विडिटी क्या होता है, तो क्या होता है ना, एट टाइम्स इन्वेस्टर जो फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉक विथ सिक्योरिटी, लेट से कोई स्टॉक आप खरीद रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कोई कंपनी का स्टॉक खरीद लिया, ठीक है। तो इनकेस आपको कुछ ज़रूरत पड़ा स्टॉक में, तो आप वो जो प्राइस में खरीदे हैं, ठीक है, जो प्राइस में खरीदे हैं कुछ उसी प्राइस में और उससे थोड़ा ज़्यादा प्राइस में कोई बायर नहीं मिल रहा है, तो आप क्या हो गए, आपका पैसा वहाँ फंस गया। बट वेयर एज इन्वेस्टर्स कैन ईजिली रियलाइज, तो इन्वेस्टर कैन ईजिली लिक्विडेट देयर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स। वहाँ पे आपको बायर ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो सब ढूंढना जो फंड मैनेजर का हेडेक है। आपको बस मतलब क्या होता है ना, आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है, उसको मॉनिटर करना है, और जब आपका गोल अचीव हो जाए देन उसको लिक्विडेट करना है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है म्यूचुअल फंड्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स आर नॉट लायबल टू पे टैक्स ऑन द इनकम दे अर्न। तो म्यूचुअल फंड्स को अपना जो इनकम है, जो प्रॉफिट है, तो उसमें टैक्स नहीं देना पड़ता है। व्हेयरएज उसी एसेट को अगर इन्वेस्टर इनकर करते हैं, उसको परचेस करते हैं, देन सेल करते हैं, एंड उसमें कुछ गेन होता है, देन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स गाइडलाइंस म्यूचुअल फंड्स को क्या होता है ना, जो इंडिविजुअल को टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें आपको टैक्स डिफरल मिल जाता है, ठीक है। व्हेयरएज जो इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड्स में क्या करते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस करते हैं, जहाँ की इन्वेस्टर कैन लेट द मनी ग्रो इन द सेम स्कीम फॉर सेवरल ईयर्स। आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, आप उस इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट हो रहा है, जो प्रॉफिट आपको लेट से 1 साल में हुआ, ठीक है, बट आप वो प्रॉफिट को विड्रॉ नहीं किए हैं, उसमें आपको टैक्स नहीं मिल लगेगा। आपको टैक्स तभी लगेगा देन व्हेन यू विथड्रॉ, यू रियलाइज योर कैपिटल गेन्स ओनली। हर साल का प्रॉफिट में आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है, जो नोशनल गेन होता है, हम जो दिखता है जो, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का ये एक बेनिफिट होता है, ठीक है। देन होता है टैक्स बेनिफिट। तो सम म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करते हैं आपको टैक्स बेनिफिट का, उसको बोलते हैं, उनको जो स्कीम को बोलते हैं इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS, ठीक है, जहाँ की इन्वेस्टर को अप टू 1,50,000 रुपीज़ इन ए फाइनेंशियल ईयर टैक्स डिडक्शंस का, टोटल इनकम का जो टैक्स डिडक्शन होता है वहाँ पे अवेलेबल हो जाता है अंडर सेक्शन 80C। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको हर साल पूछा जाता है, हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो आपका आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करके अप टू 1.5 लाख तक आपका टोटल इनकम को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसको डिडक्ट कर सकते हैं, एंड देयरफॉर जो टैक्स लायबिलिटी है वो आप पे कम जाता है, ठीक है। देन कन्वीनियंट ऑप्शंस, ठीक है, जो स्कीम का जो कन्वीनियंस है, जो उसके जो छोटा छोटा पार्ट में आप कन्वीनियंट ऑप्शंस, द ऑप्शंस ऑफर्ड अंडर ए स्कीम अलाउज इन्वेस्टर टू स्ट्रक्चर द इन्वेस्टमेंट्स इन लाइन विद द लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड टैक्स पोजीशन। ऐसा नहीं आप पर्टिकुलरली ये स्कीम है, इसी स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है, आपको इमीडिएटली पैसा चाहिए, 6 महीने के बाद चाहिए, आपको 5 साल के बाद चाहिए, एंड आपको जो टैक्स का ऑप्शन है, आपका कौन सा टैक्स स्लैब में जाता है, टैक्स को डिफर करना है, नहीं डिफर करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको कन्वीनियंस मिलता है इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। आपको इन्वेस्टमेंट का कंफर्ट मिलता है, रेगुलेटरी कंफर्ट मिलता है क्योंकि सेबी इसको रेगुलेट करता है, ठीक है, ठीक है। देन आपको इन्वेस्टमेंट कंफर्ट मिलता है क्योंकि आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर दिए म्यूचुअल फंड में, देन आपको पूरा जो नेक्स्ट प्रोसेस है इन फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देन आपको बहुत कम ही डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत है, बस एक नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स करना होता है, छोटा सा ट्रांजेक्शन करना होता है, देन आपका जो इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कोई बार बार डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है म्यूचुअल फंड का नाउ डेज, दैट इज सिस्टमेटिक अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट। Mutual funds offer facilities that help investors इन्वेस्ट अमाउंट रेगुलरली थ्रू ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, SIP। बहुत लोग जानते हैं SIP बारे में, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, एक म्यूचुअल फंड स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, दैट पर्टिकुलर इंटरवल माइट बी डेली, दैट माइट बी वीकली, दैट माइट बी क्वार्टरली, दैट माइट बी मंथली। SIP जनरली आजकल बहुत प्रिवेल कर रही है, ठीक है। SIP में क्या करते हैं, आप महीने का महीना कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट आप एक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका एक ऑपोजिट चीज़ भी है, SWP, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जहाँ पे क्या करता है, आप एक लमसम मनी डाल देते हैं म्यूचुअल फंड में,
उसके बाद क्या करते हैं, महीने का महीने कुछ कुछ पैसा आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के इंटरवल में आप विथड्रॉ करते रहते हैं टू मीट योर कैश फ्लोस। ठीक है, तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का एक ऑपोजिट प्लान है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एंड म्यूचुअल फंड ऑफर्स दैट। ठीक है, और एक तीसरा फैसिलिटी है, एक है उसका नाम है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान और एसटीपी। एसटीपी में क्या होता है, एक स्कीम फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स से होता है, एक स्कीम ए है, स्कीम बी है। तो स्कीम ए में आप कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप चाहते हैं स्कीम ए से स्कीम बी को इन्वेस्टमेंट पैसा जाए सिस्टमेटिकली। तो ये धीरे धीरे जैसे सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, तो एक फंड से, एक स्कीम से दूसरे स्कीम को पैसा जाता है सिस्टमेटिकली, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ठीक है, तो ये जो सिस्टमेटिक अप्रोच है ये प्रमोट करता है इन्वेस्टमेंट डिसिप्लिन को, विच इज़ यूजफुल इन द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन। तो एडवांटेजेस जो हो गया इस म्यूचुअल फंड्स का, तो उसमें क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज भी क्या है, द लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। यहाँ आपको कस्टमाइज पोर्टफोलियो नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही पोर्टफोलियो होता है जो कि एप्लीकेबल होता है टू ये स्कीम अकॉर्डिंग टू इस इन्वेस्टमेंट स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, एंड ये वो एप्लीकेबल होता है टू ऑल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कस्टमाइज नहीं होता है। ठीक है, चॉइसेस ओवरलोड में जनरली ये आपको डिसएडवांटेज नहीं बोलूँगा, एक एडवांटेज ही है आपको, क्योंकि चॉइसेस आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस है। हर एक म्यूचुअल फंड का आपके पास 30 to 40 50 काइंड ऑफ स्कीम्स है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर इंडिया का म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखेंगे तो ऑलमोस्ट 50 कंपनीज है हु आर ऑफरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स। तो आपके पास एन नंबर ऑफ चॉइसेस है जहाँ पे आपको चॉइसेस आपको सिलेक्ट करना है कौन से स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, और एक चीज़ है जो कि एप्लीकेबल है टू ऑल द एसेट क्लासेस, नो गारंटेड रिटर्न्स। ठीक है, तो नो गारंटेड रिटर्न्स में आप जानते ही होंगे, जब मैं वहाँ पे जब म्यूचुअल फंड का कभी ऐड आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड स्कीम इन्वेस्टमेंट डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं मिलता है रिटर्न का, बट एक हिस्ट्री होता है रिटर्न का, जो पास्ट रिटर्न का एक रिकॉर्ड होता है जिसको आप एक रेफरेंस के थ्रू ले सकते हैं टू एंटिसिपेट योर कैपिटल एप्रिसिएशंस। देन हम लोग चले जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स में। तो मतलब म्यूचुअल फंड का जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ठीक है, तो बाय स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आर म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू म्यूचुअल फंड्स आर डिवाइडेड इनटू ओपन एंडेड स्कीम्स एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये आपका स्ट्रक्चर के वंस जब स्कीम लॉन्च होता है तो स्कीम का जो स्टेटस होता है वो ओपन रहता है या क्लोज रहता है। ठीक है, कोई स्कीम लॉन्च होने के बाद हर टाइम सब्सक्रिप्शन के लिए, हर टाइम परचेज के लिए, सेल के लिए ओपन होता है रहता है, उसको बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। दैट इज एनी टाइम यू कैन गेट इन, एनी टाइम यू कैन गेट आउट, दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड फंड। दूसरे टाइप का फंड है जो कि क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम जब स्कीम लॉन्च होता है उसी टाइम में वो स्कीम खोलता है, 10 दिन 15 दिन जो भी है, उसके बाद वो स्कीम बंद हो जाती है। दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड स्कीम। यू कैन सब्सक्राइब टू दैट स्कीम इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ओनली। अपार्ट फ्रॉम दिस टू अ कपल ऑफ अदर वेरिएंट्स ऑफ फंड्स है, उसको बोलते हैं हम इंटरवल फंड्स। इंटरवल फंड्स क्या होता है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम्स का एक कंबाइंड फीचर होता है। ठीक है, बेसिकली दे आर क्लोज एंडेड फंड्स, बट interval schemes are closed ended funds but becomes open ended at a pre-specified intervals। एक पर्टिकुलर इंटरवल में वो खोलते हैं कुछ दिन के लिए, फिर बंद हो जाते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस आप इंटरवल स्कीम्स को बोल सकते हैं, कोई स्कीम साल में सिर्फ जनवरी 1 से 15 तक खुलेगा, जनवरी 1 से 15 जनवरी तक खुलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड। अब और साल में कभी नहीं खुलेगा, दैट इज कॉल्ड इंटरवल फंड। ठीक है, सो एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, द पीरियड व्हेन एन इंटरवल स्कीम बिकम्स ओपन एंडेड इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन पीरियड्स। ठीक है, द पीरियड बिटवीन द क्लोज ऑफ ए ट्रांजैक्शन पीरियड एंड द ओपनिंग ऑफ द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पीरियड कॉल्ड इंटरवल पीरियड। जिस पीरियड में आपका ट्रांजैक्शन के लिए जो इंटरवल स्कीम खुला रहता है उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन पीरियड, और जब बंद हो जाता है उसके बाद एक बंद होने के डेट से अगला ओपनिंग डेट, जो दो ट्रांजैक्शन पीरियड का जो इन बिटवीन टाइम है, जहाँ पे जिस ड्यूरेशन में वो स्कीम बंद रहता है उसको बोलते हैं इंटरवल पीरियड। ठीक है, तो मिनिमम जो ड्यूरेशन होता है जो ट्रांजैक्शन पीरियड का वो 2 दिन होता है, मिनिमम 2 दिन का तक वो स्कीम खुल सकता है। मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन पीरियड मैक्सिमम ड्यूरेशन है इंटरवल पीरियड का, ये है 15 दिन। ठीक है,
और आप उसमें जो रिडम्पशंस एंड रीपर्चेज और परचेज ओनली अलाउ होता है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन पीरियड। अब ट्रांजैक्शन पीरियड में जो होता है, जो 15 दिन होता है, जो जो जिसमें स्कीम खुलता है, उस टाइम के दौरान आप परचेज या सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है इंटरवल फंड्स। ठीक है, तो जनरली इंटरवल फंड्स इतना ओपन, मतलब इतना प्रिवेलेंट है नहीं मार्केट में। ठीक है, एक दूसरा टाइप का स्कीम आजकल बहुत प्रिवेलेंट है, एक उसका नाम है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स वो म्यूचुअल फंड्स हैं दैट आर ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज जस्ट लाइक एनी अदर स्टॉक्स। दिस फंड्स यूजुअली ट्रैक एन इंडेक्स एंड हैव ए फिक्स्ड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? वो एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड होता है, बट वो म्यूचुअल फंड सेल और परचेज होता है, और यू कैन से दैट इट कैन बी ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज लाइक अदर स्टॉक्स। उसको आप ट्रेड कर सकते हैं थ्रू डीमैट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक होता है निफ्टी 50 ETF, निफ्टी 100 ETF और सेंसेक्स ETF। तो क्या करता है जनरली, ये क्या करते हैं, वो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। उनका जो पोर्टफोलियो का जो कंस्ट्रक्शन है, तो पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर है, विच इज़ एग्जैक्टली द रेप्लिका ऑफ सेंसेक्स का पोर्टफोलियो और निफ्टी का पोर्टफोलियो, जिसको वो ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, वो जनरली इंडेक्स फंड होता है विच आर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंजेस। अनलाइक एनी अदर फंड, एनी अदर जो ओपन एंडेड फंड होता है, जिनका सिर्फ मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन होता है, हर दिन का एक ही एनएवी निकलता है, क्लोजिंग एनएवी। इंटरवल फंड्स, सॉरी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में आपको क्या मिलता है ना, जो एक दिन में मल्टीपल ऑप्शंस मिलता है, मल्टीपल एनएवी मिलता है, क्योंकि ये मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस है कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फंड्स, एंड ये एक एडवांटेज है इन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ठीक है, एक दूसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है म्यूचुअल फंड्स का बाय द मैनेजमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो। दो टाइप के फंड्स हैं, एक है एक्टिवली मैनेज्ड फंड, एक है पैसिवली मैनेज्ड फंड। एक्टिवली मैनेज्ड फंड में क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर डिसाइड्स द पोर्टफोलियो एंड टाइम टू टाइम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड और स्कीम। ठीक है, ये फंड मैनेजर का डिस्क्रिप्शन में होता है, कौन सा स्टॉक लेना है, कौन सा बॉन्ड लेना है, कौन सा गोल्ड कमोडिटी लेना है, कौन सा रियल एस्टेट लेना है। ये होता है एक्टिवली मैनेज फंड, जहाँ पे जहाँ पे फंड मैनेजर डिसाइड्स द पोर्टफोलियो। और एज पैसिव फंड्स में क्या होता है, जनरली इंडेक्स फंड हमको हम पैसिव फंड बोलते हैं, विच परफॉर्मेंस सीक्स टू ट्रैक अ इंडेक्स। वो इंडेक्स क्या हो सकता है, वो इंडेक्स आपका जो पॉपुलर इंडेक्स है, जो जैसे होते हैं आपका सेंसेक्स होता है, निफ्टी 50 होता है, निफ्टी 100 होता है, लार्ज कैप इंडेक्स होता है, और कोई सेक्टरल इंडेक्सेस होता है, तो उसी इंडेक्सेस को ट्रैक करता है। ये इंडेक्स फंड का पोर्टफोलियो एग्जैक्टली रेप्लिका होता है वो जो इंडेक्स को वो ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स फंड में जनरली फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, ओनली द रोल इज टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू इंडेक्स टाइम टू टाइम, सिंपल। इन्वेस्टमेंट जो होता है, जो थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन है बाय द इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं, लाइक इक्विटी फंड जो कि सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है, फिक्स्ड इनकम फंड जो कि डेट पेपर में इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी मार्केट फंड जो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि उनका मैच्योरिटी 1 साल से कम है, गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, डिफरेंट कैटेगरीज जो है ये म्यूचुअल फंड्स का। वो इक्विटी में भी उनका आपको मिल जाएगा, आपको लार्ज एंड मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड एंड स्मॉल कैप, ऐसे भी मिल जाता है। तो विद इन डेट फंड्स आपको मिलेगा जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट एंड फंड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन मिलता है, क्योंकि आपके पास ये चॉइसेस है म्यूचुअल फंड्स में। ठीक है, तो सेबी क्या बोलता है, सेबी का जो कैटेगरी है, तो इक्विटी स्कीम में कितना सब कैटेगरीज है, उसमें 11 सब कैटेगरीज है इक्विटी स्कीम्स में, डेट स्कीम्स में 16 सब कैटेगरीज है, हाइब्रिड स्कीम में 6 सब कैटेगरीज है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में 2 सब कैटेगरीज है, अदर स्कीम्स में 2 सब कैटेगरीज है। तो सब कैटेगरी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो इक्विटी स्कीम में सब कैटेगरी में पहला आता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड में क्या होता है, आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी का स्टॉक मिलेगा, एंड इन ईच कैटेगरी द टोटल AUM शुड बी डिवाइडेड इनटू 25-25-25। लेट से आप 100 रुपया दिया, 100 रुपये में 25 रुपया आपका, 25 रुपया लार्ज कैप में, 25 रुपया मिड कैप में, 25 रुपया स्मॉल कैप पे, वैसे रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट। तो 75% इंस्ट्रूमेंट, ये सेबी का जो सर्कुलर है सितंबर 11, 2020 का, तो वो मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट रहेगा। बाकी 25% क्या कर सकता है, अप टू जो फंड मैनेजर अपना डिस्क्रिप्शन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। तो डेफिनेशन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप आपको पता है, मैं बोल दिया था। पहला 100 कंपनी लार्ज कैप, नेक्स्ट 150 कंपनी मिड कैप एंड 251 टू ऑनवर्ड्स जो कंपनी है वो स्मॉल कैप है। ठीक है। तो लार्ज कैप फंड में क्या होता है, प्योरली लार्ज कैप फंड में 80% ऑफ द टोटल एसेट होता है, जो म्यूचुअल फंड का जो AUM होता है वो इन्वेस्टमेंट होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। लार्ज एंड मिड कैप में क्या होता है ना, 60 मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड स्टॉक्स इन मिड कैप इज 35%। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, लार्ज एंड मिड कैप फंड में क्या होता है, बोथ लार्ज कैप एंड मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल कैप है इन मिड कैप्स इज 35%। वhereas एक प्योर मिड कैप स्टॉक में क्या होता है, मिनिमम 65% ऑफ द टोटल एसेट्स टू बी इन मिड कैप स्टॉक्स। ठीक है। लार्ज कैप में 80% था, मिड कैप में यहाँ 60% है। ये आपको फ़र्क देखना होगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, ये यहाँ पे आपको मतलब वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। पर स्मॉल कैप में भी वही सेम मिड कैप कंपनीज का मिड कैप स्टॉक के हिसाब से है, 65% ऑफ द टोटल एसेट्स शुड बी इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। डिविडेंड यील्ड फंड्स, तो डिविडेंड यील्ड फंड क्या होता है, एंड डिविडेंड यील्ड फंड एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स है, जहाँ पे आपको जो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो होता है हायर डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं। जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स होते हैं जो जनरली हाई डिविडेंड पे करते हैं, द स्टॉक्स the scheme should predominantly invest in dividend yielding stocks. The investment minimum investments in equity shall be 65%, क्योंकि इक्विटी फंड है तो 65% होना चाहिए। ठीक है। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड है, तो वैल्यू फंड क्या है, ये भी एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है फॉलोइंग ए वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है। तो वहाँ पे भी यहाँ पे क्योंकि ये भी एक इक्विटी फंड है, यहाँ पे भी 65% तो ऑफ टोटल AUM शुड बी इन इक्विटी, बट यहाँ पे एक वैल्यूएशन अप्रोच फॉलो होता है। जनरली अंडर वैल्यूड फंड आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। फोकस्ड फंड क्या होता है, जो मैक्सिमम जो ये भी एक इक्विटी स्कीम होता है, जहाँ पे आप मैक्सिमम 30 स्टॉक्स लेते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फोकस्ड फंड में मैक्सिमम कितना स्टॉक होते हैं, तो 30 स्टॉक्स। ठीक है। वो 30 स्टॉक्स को लेंगे, ये आपको ये हो सकता है लार्ज कैप हो सकता है, मिड कैप हो सकता है, स्मॉल कैप हो सकता है, जो भी हो सकता है। वहाँ पे आपको ओनली 30 स्टॉक्स लेना है, एंड वो 30 स्टॉक्स में ही वो फोकस करके ही काम करेंगे। ठीक है। देन कम्स नेक्स्ट कैटेगरी इज सेक्टरल और थीमेटिक। लेट्स से ऑटो सेक्टर हो गया, बैंकिंग हो गया, आपका केमिकल्स हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, ये सब डिफरेंट सेक्टर्स है, जहाँ की आप सेक्टरल वो स्कीम क्या करेगा, वैसी सेक्टर के अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट, वो सेक्टर के अंडर जो स्टॉक्स होते हैं वैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट कैटेगरी इज ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये आपका जो टैक्स सेवर स्कीम हम बोलते हैं। ठीक है। ये 80% क्या करता है, इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है आप टोटल AUM। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ELSS में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है देन उसका लॉक इन पीरियड कितना आएगा, दैट इज 3 years। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू अवेल द टैक्स बेनिफिट। ये टैक्स बेनिफिट कहाँ से आता है ना, इनकम टैक्स सेक्शन 1964 का आपका 80C सेक्शन में आता है। ठीक है। इन अकॉर्डिंग विद द इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम 2005 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आपको याद रखना है। ठीक है। देन फ्लेक्सी कैप फंड, 11 कैटेगरी फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, इट इज एन ऑल्सो एन ओपन एंडेड स्कीम वेयर द मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है 65%, क्योंकि ये भी एक इक्विटी फंड है। एंड इसमें क्या है ना, ये फ्लेक्सी कैप फंड क्या करेगा ना, वो अपने हिसाब से फंड मैनेजर अपने हिसाब से जो अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन से लार्ज मिड स्मॉल कैप्स है उसमें वो रिबैलेंस करेगा टाइम टू टाइम। तो फ्लेक्सिबिलिटी रहता है इन फ्लेक्सी कैप फंड वेयर इन्वेस्टमेंट इज प्रिडोमिनेंटली इन इक्विटी। ये हो गया 11 आपका इक्विटी स्कीम्स। देन वी कम टू डेट स्कीम्स। डेट स्कीम क्या होता है, एक होता है ओवरनाइट फंड, एक दिन के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, उसका मैच्योरिटी एक दिन का होता है, दैट इज ओवरनाइट फंड। लिक्विड फंड्स, लिक्विड फंड में क्या होता है, लिक्विड मतलब इंस्ट्रूमेंट में, लिक्विड मतलब मनी में जो ट्रेजरी बिल होता है, डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है, तो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होता है जिनका मैच्योरिटी अप टू 91 डेज होता है। ठीक है। देन उससे थोड़ा ज़्यादा मैच्योरिटी बोला 3 से 6 महीने के लिए आपको पास होता है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है 3 से 6 महीना, और उसके लिए जो फंड होता है वो होता है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जिनका कि मैच्योरिटी होता है, पोर्टफोलियो मैच्योरिटी 3 से 6 महीने के अंदर आता है। देन 6 से 12 महीने के लिए आपका लो ड्यूरेशन फंड आता है। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूरा कैटेगरी आपको एक कैटेगरी पूछा जाएगा एग्जाम में। देन होता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये जो वही इंस्ट्रूमेंट डेट पे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेगा जिनका मैच्योरिटी 1 साल से नीचे है। देन डेट फंड में अनदर कैटेगरी है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड का जो मैक्रो ड्यूरेशन जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है 1 से 3 साल का होता है।
Whereas मीडियम ड्यूरेशन का क्या होता है ना, 3 से 4 साल का जो पोर्टफोलियो मैच्योरिटी है, जो डेट पेपर लिया जाएगा जिनका मैच्योरिटी 3 से 4 साल है, वो सब मीडियम ड्यूरेशन फंड में आएंगे। देन मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड है, वो है 4 से 7 साल का, जिनका पोर्टफोलियो मैक्रो ड्यूरेशन 4 साल से 7 साल आएगा। पोर्टफोलियो मैक्रो ड्यूरेशन मतलब आपका जो मैच्योरिटी है जो 4 से 7 साल आएगा, वो आपका हो जाएगा मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड। लॉन्ग ड्यूरेशन फंड क्या होता है, अगेन तो जो 7 साल से ज़्यादा हो गए वो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड होता है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स हो गए, ये सब हो गए। अनदर कैटेगरी है आपका डायनामिक बॉन्ड फंड। तो वो डायनामिक बॉन्ड फंड क्या करता है, जो कि डायनामिक डेट स्कीम अक्रॉस ड्यूरेशन में इन्वेस्टमेंट करता है। तो ड्यूरेशन आपका कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो डायनामिक स्कीम से, डायनामिक डेट पेपर से वो उसमें वो इन्वेस्टमेंट करता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एक कैटेगरी है डेट फंड का, जहाँ की AA+ रेटिंग के ऊपर के कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। AA+, ये क्वेश्चन आना ही आना है। इन ए कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड द इन्वेस्टमेंट गोज इनटू AA+ rated AA+ and above rated corporate bonds. The minimum investment in corporate bonds ये जो AA and AA+ and above है, वहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 80%। उसके अगेंस्ट में एक दूसरा फंड है क्रेडिट रिस्क रेट फंड। तो क्रेडिट रिस्क रेट फंड में क्या करते हैं, 65% ऑफ द टोटल एसेट्स वो वही बॉन्ड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ का जिस बॉन्ड का जो रेटिंग है AA एंड बिलो है, AA एंड बिलो रेटेड पेपर है। ये AA क्या है, AA+ को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। AA एंड बिलो रेटेड पेपर में इन्वेस्टमेंट होता है इन क्रेडिट रिस्क डेट फंड, ठीक है। अनदर कैटेगरी है बैंकिंग एंड PSU डेट फंड। दिस डेट फंड इन्वेस्ट predominantly in debt instrument of banks, public sector undertakings, public financial institutions, municipal bonds. The minimum investment in such instruments should be 80%. 80% आपको जब बैंकिंग एंड PSU जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है उनका जो डेट पेपर है उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। एक दूसरा कैटेगरी है गिल्ड फंड। नेक्स्ट कैटेगरी गिल्ड फंड है। तो ये गिल्ड फंड का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंड ओपन इन डेट स्कीम्स इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अक्रॉस मैच्योरिटी इज कॉल्ड डेट फंड, इज कॉल्ड गिल्ड फंड, ठीक है। तो इसीलिए आपको 80% आपका टोटल एसेट अक्रॉस मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इन गिल्ड फंड्स, ठीक है। देन गिल्ड फंड का एक दूसरा वेरिएंट भी है गिल्ड फंड विथ ए 10 ईयर कॉन्स्टेंट ड्यूरेशन। ये उसी डेट पेपर को वो अपना पोर्टफोलियो में इंक्लूड करेगा जिसका कि जो मैक्युलर ड्यूरेशन है ऑफ द पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 10 ईयर्स। नेक्स्ट कैटेगरी है फ्लोटर फंड। तो फ्लोटर फंड एक ओपन एंडेड डेट स्कीम से, तो उसमें क्या करेगा, वो जो इन्वेस्टमेंट है इन फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट। तो फ्लोटिंग रेट में क्या होता है, तो फिक्स्ड रेट कन्वर्टेड इनटू फ्लोटिंग रेट एक्सपोजर यूजिंग स्वैप और डेरिवेटिव्स। तो उसमें क्या होता है, फ्लोटिंग रेट डेट पेपर इन्वेस्टमेंट होता है इन फ्लोटर फंड्स, ठीक है। तो उसमें 65% मिनिमम एसेट होना चाहिए इन दिस टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग रेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये एक टाइप का डेट फंड है। ये हो गया आपका डेट फंड का कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी है हाइब्रिड स्कीम्स। हाइब्रिड स्कीम्स में दो कैटेगरी होता है, एक है आपका कंजर्वेटिव हाइब्रिड, सेकंड है बैलेंस्ड हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड में क्या होता है, मिनिमम 75%, यहाँ पे मिनिमम 75% और 90% ऑफ द टोटल एसेट आपके क्या होता है ना, डेट में होता है, ठीक है। तो ये एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है। बैलेंस हाइब्रिड और एग्रेसिव हाइब्रिड में क्या होता है, आपको 40 to 60% आपका मतलब 40% और 60%। तो 60% मतलब होता है आपका 60% रहेगा आपका कहाँ आपका इक्विटी में, 40% रहेगा डेट में, ठीक है। बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड में आपको आर्बिट्राज का परमिशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक दूसरा कैटेगरी है जहाँ पे जो आपका जो इक्विटी यानी इक्विलेटेड इंस्ट्रूमेंट का जो एक्सपोजर है वो 65 to 80% पे वेरी करता है। व्हेयरएज जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, डेट पेपर में इन्वेस्टमेंट में, वहाँ 25 to 35% का वेरिएशन रहता है, जो एक ब्रैकेट रहता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर परमिटेड टू ऑफर ईदर एग्रेसिव फंड और बैलेंस्ड फंड। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर परमिटेड टू ऑफर ईदर एग्रेसिव फंड और बैलेंस्ड फंड, ट्रू और फॉल्स? ये आंसर ट्रू है, ठीक है। ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा सकता है। देन एक होता है डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड और बैलेंस्ड फंड। ये जैसे होता है ये इट इज एन ओपन डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड विथ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी और डेट दैट इज मैनेज डायनेमिकली। इन इक्विटी और डेट आपका डायनामिकली मैनेज होता है।
ये होता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन और बैलेंस्ड फंड। मल्टी एलोकेशन फंड क्या होता है, ये एक ओपन एंड स्कीम होता है जहाँ पे तीन एसेट क्लासेस विथ मिनिमम ऑफ 10% ईच एसेट क्लासेस एलोकेशन। यहाँ पे लेट से 3 एसेट क्लासेस आप ये कर सकते हैं, आपका लेट से फॉर एग्जाम्पल इक्विटी डेट गोल्ड, इक्विटी डेट रियल एस्टेट, इसे टाइप का होता है फॉर मतलब ये टाइप का एलोकेशन हो सकता है, बट सब में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10% होना चाहिए। एंड फॉरेन सिक्योरिटी यहाँ पे अलाउड नहीं है। आर्बिट्रेज फंड क्या होता है, आर्बिट्रेज फंड होता है जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी देखता है, जो स्टॉक ऑप्शन में आर्बिट्रेज मतलब क्या, एक मार्केट में परचेस करना, दूसरे मार्केट में सेल करना। तो ये एक आर्बिट्रेज फंड होता है जो कि इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करता है विथ अपॉर्चुनिटी ऑफ आर्बिट्रेज। इक्विटी सेविंग स्कीम क्या होता है, ये इक्विटी सेविंग स्कीम इज एन ओपन एंड स्कीम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी आर्बिट्रेज एंड डेट। The minimum investment in equity and equity related instrument is 65% and the debt should be 10% of the total assets। ठीक है, ये एक आर्बिट्रेज फंड होता है। ठीक है, देन एक नया कैटेगरी आता है एक हमारा सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम। सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम में आपका दो सब कैटेगरी आता है, एक है आपका रिटायरमेंट फंड, एक है चिल्ड्रंस फंड। तो रिटायरमेंट फंड में क्या होता है ना, आपका आप इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर 5 years और द टिल द एज ऑफ रिटायरमेंट हुई एवरेज अर्ली। रिटायरमेंट सेविंग्स फंड का लॉक इन है ये। ठीक है, लॉक इन रहता है ये। आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर लेट से मैं 30 साल का हूँ, ठीक है, मैं अगर रिटायरमेंट सेविंग्स फंड में रिटायरमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मेरे लिए 35 years का लॉक इन रहेगा। फिर एज अ पर्सन हु इज 58 years, उनके लिए ओनली 2 years लॉक इन रहेगा, क्योंकि 60 years इज द थ्रेशोल्ड ईयर। तो 60 years के बाद वो रिटायरमेंट फंड आपका लॉक इन फ्री हो जाता है। तो व्हिच एवर इज अर्लियर 5 years और 60 years और टिल क्योंकि हमारा रिटायरमेंट एज है इंडिया का क्या है 60 years है, तो कोई एक 58 years के लिए उसके लिए ओनली 2 years लॉक इन रहेगा। दूसरा कैटेगरी का सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है चिल्ड्रंस फंड। तो चिल्ड्रंस फंड में क्या क्या होता है, बच्चों के नाम पे इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, एन ओपन एंडेड फंड फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन हैविंग ए लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 years। CGF में भी, चिल्ड्रन किड फंड में भी आपका लॉक इन 5 years है और 18 years, क्योंकि बच्चे 18 साल के बाद मैच्योर हो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं। 5 years और टिल द चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ मैच्योरिटी व्हिच एवर इज अर्लियर। दिस इज मेंट टू इन्वेस्ट बिल्ड ए कॉपर्स फॉर द चाइल्ड एंड द नीड्स इन द अपकमिंग ईयर्स। कोई चिल्ड्रन का फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, दैट वो सब चिल्ड्रन किड फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का जब स्कीम्स आजकल आ गया है, जैसे मैं बोला आपको इंडेक्स फंड हो गया, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है, जहाँ की जो 95% ऑफ द टोटल एसेट होता है वो एक डिफरेंट मतलब एक पर्टिकुलर इंडेक्स को ट्रैक करता रहता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में क्या होता है, वही इंडेक्स फंड है, वो इंडेक्स फंड क्या होता है जो कि आपका कहाँ मतलब एक्सचेंज में हर टाइम ट्रेड होता रहता है, लाइक अदर स्टॉक्स। फंड्स ऑफ फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, ओवरसीज और डोमेस्टिक। एक फंड ऑफ फंड में क्या होता है ना, एक फंड दूसरे स्कीम में दूसरे फंड में इन्वेस्टमेंट करता है। ठीक है, ये होता है आपका फंड ऑफ फंड। ठीक है, एक दूसरे टाइप का कैटेगरी है डेट फंड का कैटेगरी है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। ये के फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान है, ये क्लोज एंड डेट फंड है। ओनली आपको न्यू फंड जब स्कीम लॉन्च होता है उसी में उसके टाइम में आपको एक्सपोजर मिलेगा आपको खरीदने के लिए, बट आप उसके बाद दे डोंट एक्सेप्ट मनी पोस्ट NFO। एक पर्टिकुलर उनका जो मैच्योरिटी ड्यूरेशन है 3 साल 5 साल जो भी होगा, उनका पोर्टफोलियो का मैच्योरिटी ड्यूरेशन होगा जो कि इनलाइन होता है विथ द व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स मैच्योरिटी। ठीक है, तो आपको एक टेंटेटिव जो FMP का जो फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का जो इंस्ट्रूमेंट का जो यील्ड है उसको देख के आपको एक टेंटेटिव ये हो जाता है, मतलब उसको देख के आपको एक टेंटेटिव गेस हो जाता है व्हाट विल बी द एवरेज, व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद FMP ऑटो मैच्योर कर जाती है। ठीक है, एक दूसरा कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, जो कि एक क्लोज एंडेड हाइब्रिड फंड्स होते हैं। दिस टाइप्स ऑफ फंड्स द एक्सपोजर टू इक्विटी इज टिपिकल टेकन थ्रू इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, पोर्टफोलियो ऐसा स्ट्रक्चर किया जाता है दैट द प्रिंसिपल अमाउंट इज इन्वेस्टमेंट इन डेट इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट ग्रोज टू द प्रिंसिपल अमाउंट ओवर द लॉन्ग टर्म ऑफ फंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट से आपका जो 90 रुपया अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है, सो दैट आपका जो अभी 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट है वो 90 रुपया 100 रुपया मैच्योरिटी में ग्रो कर जाएगा। ये होता है कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। The remaining portion of the original amount is invested through in equity derivatives to earn higher returns। ठीक है, आप 100 रुपया दिए, आपका 90 रुपया क्या होगा,
डेट फंड में इन्वेस्टमेंट होगा टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जो बाकी 10 रुपया है वो रहेगा इक्विटी डेरिवेटिव में इन्वेस्टमेंट होगा, तो आपको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स क्या होता है, ये दीज आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट कैन बी स्पॉन्सर्ड बाय कमर्शियल बैंक्स और NBFCs in India, in which domestic or offshore institutional investors, especially insurance pension funds, can invest through units and bonds issued called IDV, infrastructure debt funds। ठीक है। तो according to SEBI mutual fund regulations, infrastructure debt funds means a closed-ended mutual fund scheme that invest primarily, that is 90% of the scheme asset, in debt securities or securitized debt instruments of infrastructure companies or infrastructure capital companies or infrastructure projects for a special purpose vehicle which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure and other permissible assets in accordance with the SEBI Mutual Funds Regulations Act। तो यहाँ पे क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में स्पेशल पर्पस व्हीकल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वो टाइम टू टाइम मतलब ये होता है, मतलब रेगुलेट होता है बाय सेबी। उसमें आपको RBI भी, क्योंकि ओनली बैंक्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज कैन स्पॉन्सर IDFC इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स NBFCs। ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही आपको ये स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी है रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। ये स्कीम क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्टमेंट करता है इन अकॉर्डिंग टू द सेबी म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशन 1996 एक्ट। ठीक है। मिनिमम उसका जो एसेट का 75% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इन रियल एस्टेट एसेट्स। ठीक है। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज होता है, इक्विटी शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज एंगेजिंग इन डिफरेंट रियल एस्टेट होता है। ठीक है। ये टाइप का होता है, हम बोलते हैं उसको रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। तो रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड में आपका दो कैटेगरी होता है, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है REIT होता है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है, इन्वेट्स उसको बोलते हैं। ठीक है। आजकल नया टाइप्स के फंड आ गए हैं जो कि होता है स्मार्ट बीटा फंड। स्मार्ट बीटा फंड बेसिकली इंडेक्स फंड होता है, बट इंडेक्स फंड में थोड़ा बीटा का जो थोड़ा ट्विक होता है। लेट से आपका लेट से निफ्टी लो वोलाटिलिटी इंडेक्स फंड, सेंसेक्स क्वालिटी 30 ETF, ये होता है आपका स्मार्ट बीटा फंड। ये आपको मैं दे दिया हूँ, थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि अभी नया कैटेगरी आया है स्मार्ट बीटा फंड्स में। देन क्वांट फंड्स। तो क्वांट फंड में क्या होता है, दैट रिलाई ऑन द डेटा एनालिसिस एंड नंबर्स, वो जो होता है अंडरटेकन बाय मशीन्स, जो मशीन्स लर्निंग है, AI है, टू सिलेक्ट द सिक्योरिटीज इन पोर्टफोलियो। तो AI टूल होता है, उसको यूज़ किया जाता है, वेरियस क्वान्टिटेटिव डेटा को यूज़ किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट द डेटा। देयर आर predetermined models that are created for this fund and these are derived through analysis of past data। तो बहुत सारे फैक्ट्स को इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है, क्वांटिटेटिव डेटा को इंक्लूड किया जाता है, which is मतलब प्रोवाइडेड बाय द AI टूल। ठीक है। देन दूसरा कैटेगरी है, लास्ट कैटेगरी है इंटरनेशनल REIT, इंटरनेशनल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, which gives जो एब्रॉड में एक्सपोजर किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, उनको बहुत इंटरनेशनल प्लस द कमर्शियल रियल एस्टेट सेक्टर में, इंटरनेशनल रियल एस्टेट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन इंडिया थ्रू द नंबर ऑफ REIT बीइंग लिस्टेड इंक्रीजिंगली स्लोली। ये थोड़ा इतना पॉपुलर नहीं है, बट बाहर थोड़ा पॉपुलर है, जैसे चाइना वाइना में से पॉपुलर है इंटरनेशनल REIT। ठीक है। सो अभी लास्ट उसका ये मॉड्यूल का लास्ट है, ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो म्यूचुअल फंड में 2012 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का टोटल AUM था, टोटल सब म्यूचुअल फंड का मिला के अराउंड 7 लाख करोड़ का इंडस्ट्री था, 6.99 लाख करोड़ का इंडस्ट्री था, जो कि बढ़ के ऑलमोस्ट 38 लाख करोड़ हो गया है इन मई 2022। ये 10 साल का जो ग्रोथ है म्यूचुअल फंड का इस 18.25% कंपाउंडेड CAGR जो ग्रोथ है, हम अगर हिसाब करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, वो 18% का ग्रोथ है। तो सोचिए हाउ म्यूचुअल फंड्स आर बिकमिंग पॉपुलर नाउअडेज। तो आपका जो नंबर ऑफ फोलियो जैसे होता है, तो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट होता है तो सब वो फोलियो में रिकॉर्ड होता है। तो इवन द नंबर ऑफ फोलियोज हैज ऑल्सो सीन ए बिग राइज फ्रॉम ए लिटिल ओवर टू 4.3 करोड़ का फोलियो से इन मार्च 2010 इट हैज़ क्रॉस टू 8.97, ऑलमोस्ट डबल हो गया है इन 10 ईयर्स। दैट इज अ 13% ग्रोथ। ठीक है। तो ये
इम्पोर्टेंस है म्यूचुअल फंड का इन नाउअडेज, ठीक है। सो ये था मॉड्यूल 2 का। ये मॉड्यूल 2 थोड़ा क्रिटिकल है अकॉर्डिंग टू द इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड डिफरेंट कैटेगरी, जो जैसे हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा आप देखिएगा, ठीक है।